डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था हेल्मनथेज में परजीवी अनुकूलन। और परजीवी अनुकूलन के बाद में हमने लास्ट क्लास में ही स्टार्ट कर दिया था और हमने बताया था कि एसके हेल्मनथेज और प्लेटी हेल्मनथेज के परजीवियों में पाया जाने वाला जो अनुकूलन है इनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट था अनावश्यक अंगों का ह्रास। अनावश्यक अंगों का ह्रास है, ये अपन ने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था। जो गमन अंग है उनका ह्रास हो जाता है। आंतरिक परजीवी हैं उनमें गमन अंगों का अभाव होता है, जबकि बाह्य परजीवी हैं इनमें गमन अंग कुछ एक में पाए जाते हैं। उसके बाद पेशी तंत्र पढ़ा था। पेशी तंत्र है वो आंतरिक जो परजीवी हैं जिनके अंदर गमन अंग है ही नहीं, तो उन प्राणियों के उन परजीवियों के अंदर जो पेशी तंत्र है वो भी अनुपस्थित होता है। उसके बाद ज्ञानेंद्रिया परजीवी है वो परपोषी के शरीर के अंदर रहती है और परपोषी के शरीर के अंदर रहने के कारण उनमें किसी प्रकार वातावरण से उसके किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है, जिसके कारण उसमें किसी प्रकार की ज्ञानेंद्रिया नहीं पाई जाती है, उनका ह्रास हो जाता है। उसके बाद पढ़ा था आहारनाल। परजीवी है अपने परजीवी अपने परपोषी से पचित भोजन का अवशोषण करते हैं, इसलिए उन्हें भोजन के पाचन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस कारण परजीवियों के शरीर में जो आहार नाल है या तो अनुपस्थित होती है या विकसित होती है। सेकंड था अनुकूलन, विशेष संरचनाओं व अंगों का निर्माण। देखो, विशेष संरचनाओं और अंगों का निर्माण है, इसके अंदर अपने पढ़ा था रक्षी आवरण, यानी विभिन्न एंजाइम व विभिन्न पाचक रसों से बचने के लिए जो परजीवी अपने चारों ओर क्यूटिकल का आवरण निर्मित करते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड हमने पढ़ा था आसंजक अंग। आसंजक अंग वो होते हैं जिसकी सहायता से वो अपने परपोषी से चिपकते हैं। ठीक है। जैसे कि एस्केरिस के अंदर 2 चूसक पाए जाते हैं, यानी हुक पाए जाते हैं, जबकि फैसियोला हिपेटिका के अंदर 2 चूसक पाए जाते हैं और अनेक सूक इसके अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है क्रियात्मक अनुकूलन। देखो, अब यानी कि इन 2 के बारे में तो हमने कल पढ़ लिया था। तीसरा भाग है क्रियात्मक अनुकूलन। देखो, क्रियात्मक अनुकूलन होता क्या है? परजीवियों के शरीर में होने वाले ऐसे क्रियात्मक परिवर्तन, परजीवियों के शरीर में होने वाले ऐसे क्रियात्मक परिवर्तन जिनके कारण जो परिवर्तन इनके अंदर हो रहे हैं, इन परिवर्तनों के कारण जो परजीवी है वो परपोषी के शरीर में सफलतापूर्वक रह पाता है या सफलतापूर्वक निवास कर पाता है। इस प्रकार के अनुकूलन को ही क्रियात्मक अनुकूलन कहा जाता है। ठीक है। परजीवियों के शरीर में होने वाले ऐसे क्रियात्मक परिवर्तन जिसके कारण परजीवी परपोषी के शरीर में सफलतापूर्वक रह पाता है, इसे ही क्रियात्मक अनुकूलन कहा जाता है। ठीक है। अब क्रियात्मक अनुकूलन यानी कौन से परजीवियों के शरीर में परिवर्तन होते हैं? देखो, नंबर 1 आरक्षी आवरण। देखिए, जो आंतरिक परजीवी होते हैं ये आंतरिक परजीवी परपोषी के शरीर में रहते हैं और परपोषियों के पाचक रस व विभिन्न एंजाइम के प्रभाव से बचने के लिए, यानी कि परजीवी है वो परपोषी के शरीर में उपस्थित पाचक रस और एंजाइम के प्रभाव से बचने के लिए अपने शरीर के चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण का एक रक्षी आवरण का निर्माण करते हैं। जैसे मैं बात करूं, एग्जाम्पल देखो, एस्केरिस। अब ये एस्केरिस है, ये क्या करता है कि अपने जो परपोषी है उस परपोषी के पाचक रस व एंजाइम से बचने के लिए, अब एस्केरिस अपने परपोषी के पाचक रस व एंजाइम के प्रभाव से बचने के लिए इसके द्वारा एंटी एंजाइम
का स्राव किया जाता है। और ये एंटी एंजाइम परपोषी के पाचक रस और एंजाइम को प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, जिसके कारण एस्केरिस के ऊपर परपोषी के पाचक रस व एंजाइम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे विभिन्न या फिर ऐसे कहते हैं अनेक जो परजीवी हैं वो अपने चारों ओर श्लेष्म का आवरण बनाते हैं। अनेक परजीवी हैं वो अपने चारों ओर एक श्लेष्म का आवरण निर्माण करते हैं, और इस श्लेष्म के आवरण के कारण परपोषी के पाचक रस और एंजाइम का उनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ पाता है। ठीक है, तो पहला हो गया आरक्षी आवरण। सेकंड क्रियात्मक अनुकूलन देखो, जनन तंत्र या प्रभावी जनन तंत्र। देखिए, परजीवियों का जो जनन तंत्र है या परजीवियों में विकसित प्रकार का जनन तंत्र पाया जाता है, या ऐसे कह सकते हैं परजीवियों का जो जनन तंत्र है वो काफी विकसित प्रकार का होता है। साथ ही ये अत्यधिक संख्या में ये संतानोत्पत्ति करते हैं या अपने समान नए जीव उत्पन्न करते हैं। परजीवी है, परजीवियों के अंदर विकसित प्रकार का जनन तंत्र पाया जाता है तथा ये अत्यधिक संख्या में अपने समान जो संतान है उत्पन्न करते हैं, या इनके अंदर जो संतानोत्पत्ति है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जैसे एस्केरिस है, इससे एस्केरिस के द्वारा एक बार में 2 लाख अंडे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये एस्केरिस है, एक ही बार में 2 लाख अंडे देते हैं, जिसके कारण इनकी जो संतान उत्पत्ति है या इनकी संतानें हैं वो एक बार में काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो जनन तंत्र। तीसरा अनुकूलन देखो, प्रभावी जनन युक्तियां। देखिए, पहले तो ये देखते हैं कि प्रभावी जनन युक्तियां होती क्या है। देखिए, परजीवी हैं वो प्रचुर मात्रा में या अत्यधिक संख्या में ये जनन करते हैं, यानी ऐसे कह सकते हैं कि परजीवियों में जनन की प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है, और अत्यधिक जनन करने के कारण इनके अंदर जो संतानें हैं वो भी अत्यधिक संख्या में उत्पन्न होती हैं। अब ये जो संतानें हैं, किसी एक परपोषी में परजीवी रह रहा है, उसके अंदर वो जनन है वो लगातार जनन कर रहे हैं, अत्यधिक उनके अंदर जनन करने की क्षमता होती है, और जिसके कारण जो इनकी जो संतानें हैं वो संतानें भी काफी ज्यादा होती हैं। अब एक परपोषी के अंदर उन परजीवियों की संख्या, परपोषी के अंदर जो परजीवी की संख्या वो काफी अधिक बढ़ जाएगी, और परजीवी की संख्या यदि एक परपोषी के अंदर काफी अधिक बढ़ती है तो इसके कारण इन परपोषी के अंदर परजीवी की संख्या काफी ज्यादा होने के कारण जो परपोषी है उसके नष्ट होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। परजीवी हैं, अत्यधिक संतानोत्पत्ति होती है, प्रचुर मात्रा में वो जनन करते हैं, जिसके कारण उनकी संख्या बढ़ती है, और संख्या बढ़ने के कारण अब परपोषी के अंदर परजीवी की संख्या भी बढ़ेगी, और परजीवी की संख्या बढ़ने के कारण जो परपोषी है वो नष्ट हो सकता है। और आपको पता है कि परजीवी अपने परपोषी पर ही भोजन और आश्रय के लिए निर्भर रहते हैं। अगर परपोषी नष्ट हो गया तो परजीवी है ये तो अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये वहीं से ही भोजन प्राप्त कर रहे हैं और इनको भोजन नहीं मिलेगा तो ये अपने आप नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए जो परजीवी हैं वो क्या करते हैं, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, परजीवी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपनी जो संतानें हैं उन संतानों को परपोषी के शरीर से, अपनी संतानों को परपोषी के शरीर से बाहर उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, इसलिए अपनी जो
परपोषी को यानी अपने जो अपने परजीवी हैं वो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जाति को बचाने के लिए, तो ये अपनी जो संतान है उनको परपोषी के शरीर से बाहर उत्सर्जित करते हैं। लेकिन बाहर उत्सर्जित करते हैं तो इसके लिए ये भी जरूरी हो जाता है कि इनकी संतानें जीवित रहें, यानी कि इनकी संतानों में उत्तरजीविता बनी रहे। इसके लिए ये अनेक युक्तियां इस्तेमाल करते हैं, यानी अपनी संतानों की उत्तरजीविता को बढ़ाने के लिए अनेक युक्तियां इनके द्वारा उपयोग में ली जाती है और उन्हें ही प्रभावी जनन युक्तियां कहा जाता है। ठीक है, एक बार दोबारा देखो। परजीवियों में परजीवियों के अंदर जो जनन है उस जनन की प्रचुर क्षमता पाई जाती है, यानी परजीवी हैं उनमें जनन की प्रचुर क्षमता पाई जाती है, साथ ही उनके अंदर अत्यधिक संतानोत्पत्ति होती है, जिसके कारण जो परपोषी है उस परपोषी में परजीवियों की संख्या है वो काफी बढ़ सकती है और एक ही परपोषी में के अंदर परजीवी काफी बढ़ जाते हैं, तो इसके कारण परपोषी क्या है वो नष्ट हो जाएगा और परपोषी ही नष्ट हो गया तो परजीवी अपने आप नष्ट हो जाएगा। इसके लिए परजीवी क्या करते हैं, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपने जो संतान होते हैं उनको परपोषी के शरीर से बाहर उत्सर्जित करते हैं। और लेकिन बाहर उत्सर्जित करने के लिए तो संतान को बाहर उत्सर्जित करते हैं तो इसके लिए वो चाहते हैं कि अपनी जो संतान है वो अत्यधिक संख्या में जीवित रहे, या जो संतान है वो जीवित रहे, यानी जो संतानों की उत्तरजीविता को बढ़ाने के लिए उनके अंदर जो युक्तियां पाई जाती हैं उन्हीं को ही प्रभावी जनन युक्तियां कहा जाता है। अब देखो प्रभावी जनन युक्तियां कैसे वो उनकी संतानों में होती हैं। जैसे नंबर 1 देखो, नंबर 1 वही है कि ये अत्यधिक संख्या में संतानें उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जो परजीवी हैं इन परजीवियों के द्वारा अत्यधिक संतानोत्पत्ति इनके अंदर पाई जाती है। परजीवियों के अंदर अत्यधिक संख्या में संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। फिर एक जनन के अंदर ही ये अत्यधिक संतानें उत्पन्न करते हैं। ठीक है, सेकंड, परजीवियों के अंडों के चारों ओर, परजीवियों के जो अंडे हैं इन अंडों के चारों ओर एक कठोर रक्षात्मक आवरण पाया जाता है। ठीक है, इनके अंडे हैं, इन अंडों के चारों ओर कठोर रक्षात्मक आवरण पाया जाता है जिससे इनके जो अंडे हैं वो नष्ट नहीं हो पाते हैं। थर्ड देखो, परजीवियों के जो परजीवी होते हैं इन परजीवियों की संतानों में या परजीवियों के जो भ्रूण होते हैं इनके अंदर जो परिवर्तन है, परजीवियों की संतानों में जो परिवर्तन है वो परपोषी के शरीर से ही प्रारंभ हो जाता है। परजीवियों की संतानों के अंदर जो परिवर्तन है वो परिवर्तन परपोषी के शरीर से ही प्रारंभ हो जाता है, जिससे अब ये जैसे ही परपोषी के शरीर से बाहर आते हैं, यानी परिवर्तन तो परपोषी के शरीर में ही प्रारंभ हो गया, लेकिन परपोषी के शरीर से बाहर आने तक इनके जो लार्वा होते हैं या फिर ऐसे कह सकते हैं इनकी जो संतान है ये संतान संक्रमण अवस्था तक पहुंच जाती है। इनकी संतानें संक्रमण अवस्था तक पहुंच जाती हैं और तथा बाहर आते ही सीधे अपने दूसरे परपोषी को संक्रमित करती हैं। ठीक है, तो अत्यधिक संतानोत्पत्ति होती है। अंडे हैं, अंडों के चारों ओर रक्षात्मक आवरण पाया जाता है। इनकी संतानों में भ्रूण में परिवर्तन है वो परपोषी के शरीर से ही प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण जैसे ही परपोषी के शरीर से बाहर निकलते हैं तो संक्रमण अवस्था तक ये पहुंच जाते हैं और बाहर आते ही अपने नए परपोषी के ऊपर संक्रमण कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, अब देखिए जो परजीवी होते हैं इन परजीवियों जो परजीवी हैं इन परजीवियों के द्वारा गतिशील लार्वा, इन परजीवियों के द्वारा गतिशील लार्वा उत्पन्न किए जाते हैं। कुछ परजीवी हैं वो गतिशील लार्वा उत्पन्न करते हैं और ये गतिशील लार्वा होने के कारण यानी लार्वा गति करने के कारण स्वयं ही अपने परपोषियों को ढूंढ लेते हैं। ठीक है, नंबर 5, देखो
परजीवी हैं, इन परजीवियों की जो संतानें हैं, परजीवियों की संतानें भ्रूण अवस्था में ही जनन करने लग जाती हैं। परजीवियों की संतानें भ्रूण अवस्था के अंदर जनन करने लग जाती हैं। जैसे मैं बात करूं एस्केरिस, इस एस्केरिस के एक स्पोरोसिस्ट के अंदर 5 से 8 रेडियो लार्वा निकलते हैं। जो एक एस्केरिस है, एक एस्केरिस के एक स्पोरोसिस्ट के द्वारा 5 से 8 रेडियो लार्वा बाहर निकलते हैं। सॉरी, एस्केरिस नहीं, फैसिओला हिपेटिका, फैसिओला जो हिपेटिका है उसके एक स्पोरोसिस्ट से 5 से 8 रेडियो लार्वा है वो बाहर निकलते हैं। और जो रेडियो लार्वा है ये इनकी फर्स्ट स्टेज होती है। फर्स्ट से फिर सेकंड रेडियो स्टेज बनती है, सेकंड रेडियो बनते हैं और इन सेकंड रेडियो से सार्केरिया का निर्माण होता है। ठीक है, रेडियो फर्स्ट स्टेज से सेकंड रेडियो और सेकंड रेडियो से सार्केरिया का निर्माण होता है। अतः जो फैसिओला का जो एक अंडा है, फैसिओला के एक अंडे के द्वारा, फैसिओला के एक अंडे के द्वारा 500 से 2000 लार्वा, सार्केरिया लार्वा बनते हैं। ठीक है, एक अंडे से 500 से 2000 सार्केरिया लार्वा इनके द्वारा बनते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार का इनकी जो परजीवियों के जो भ्रूण अवस्था के अंदर पाए जाने वाला जो इस प्रकार का जनन होता है, इन भ्रूण अवस्था में पाए जाने वाला जो जनन होता है उसी को ही बहुभ्रूणता कहा जाता है। बहुभ्रूणता कहा जाता है। परजीवियों के भ्रूण में पाए जाने वाले इस प्रकार के जनन को बहुभ्रूणता के नाम से जानते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो जनन है इस जनन के अंदर लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन अवस्था ये एकांतर क्रम में होती है। लैंगिक जनन अवस्था और अलैंगिक जनन अवस्था है ये एकांतर क्रम में होती है, इस एकांतर क्रम में आती है, इसलिए इसे सैमिकांतरण या फिर समाकर्तिक पीढ़ी एकांतरण के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसे सैमिकांतरण या फिर समाकर्तिक पीढ़ी एकांतरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और लास्ट बचता है, कितने हो गए, 4 5 6 देखो। जो परजीवी हैं इन परजीवियों के अंदर आवर्तिता पाई जाती है, परजीवियों के अंदर आवर्तिता पाई जाती है। ठीक है, आवर्तिता का मतलब होता है कि ये अपने परपोषी से बाहर निकलने, परजीवियों के अंदर अपने परपोषी से बाहर निकलने की क्षमता इनके अंदर पाई जाती है। जैसे मैं बात करूं वाउचेरिया जो परजीवी है इसके जो लार्वा है, वाउचेरिया जो परजीवी है इनके लार्वा रात्रि के समय मनुष्य की जो परिधीय क्षेत्र की जो रुधिर वाहिनी या रक्त वाहिनी होती है वहां पर आ जाते हैं और रात्रि में ही मनुष्य से जो मच्छर है वो रक्त चूसते हैं। इससे परिधीय रक्त वाहिनियों से ये मच्छर से होते हुए एक परपोषी से दूसरे परपोषी में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसे ही आवर्तिता कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो था अपना चैप्टर 3 हेलमिंथेस में परजीवी अनुकूलन। इसके साथ अपना जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, वापस से देख लो।
देखो परजीवियों के अंदर जो अनुकूलन है उनको 3 श्रेणियों के अंदर विभाजित किया गया था। अनावश्यक अंगों का ह्रास, विशेष संरचना व अंगों का निर्माण और क्रियात्मक अनुकूलन। ये दोनों टॉपिक अपने कल की क्लास में पढ़ लिए थे। आज अपन ने पढ़ा था क्रियात्मक अनुकूलन। क्रियात्मक अनुकूलन क्या होता है? परजीवियों के शरीर में होने वाले ऐसे क्रियात्मक परिवर्तन जिसके कारण वो परपोषी के शरीर में सफलतापूर्वक निवास कर पाते हैं, रह पाते हैं, उसे ही क्रियात्मक अनुकूलन कहते हैं। क्रियात्मक अनुकूलन कैसे क्या है? जैसे देखो आरक्षी आवरण, जो परजीवी है वो अपने परपोषी की पाचक रस व एंजाइम से बचने के लिए अपने चारों ओर एक आवरण का निर्माण करते हैं, जिसे रक्षी आवरण या आरक्षी आवरण कहा जाता है। जैसे एस्केरिस है, इसके द्वारा अपने परपोषी की पाचक रस व एंजाइम से बचने के लिए इसमें एंटी एंजाइम का स्राव होता है। ये एंटी एंजाइम इसके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। उसके बाद अनेक परजीवी हैं अपने चारों ओर श्लेष्म का निर्माण करते हैं। सेकंड है जनन तंत्र। जो परजीवी है, परजीवियों के अंदर जनन तंत्र है वो विकसित प्रकार का होता है तथा ये अत्यधिक संख्या में संतानें उत्पन्न करते हैं। इनके द्वारा अत्यधिक संख्या में संतानों का उत्पन्न किया जाता है। जैसे एस्केरिस एक बार में 2 लाख संतानें उत्पन्न करता है। फिर तीसरा पढ़ा था प्रभावी जनन युक्तियां। अब देखो प्रभावी जनन युक्तियां क्या होती है? परजीवी है वो अत्यधिक संख्या में जनन के लिए प्रचुर क्षमता पाई जाती है और ये अत्यधिक संख्या में संतानें उत्पन्न करते हैं। अब इस कारण जनन अत्यधिक मात्रा में इनमें जनन होने के कारण तथा अत्यधिक इनके संतान उत्पत्ति होने के कारण एक परजीवी के अंदर एक परपोषी के अंदर परजीवियों की संख्या काफी अधिक बढ़ जाएगी, जिसके कारण जो परपोषी है उसके नष्ट होने की संभावना है वो अत्यधिक होती है। ठीक है। अब जैसे परपोषी नष्ट हो गया तो परजीवी अपने आप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए परजीवी क्या करते हैं? अपने आप को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपने जो संतानें होती हैं उनको परपोषी के शरीर से बाहर उत्सर्जित करते हैं, लेकिन उनकी जो उत्तरजीविता है वो बनी रहे, उनके जो जीने के चांसेस हैं वो काफी अधिक रहे। इसके लिए उनके अंदर कुछ युक्तियां पाई जाती हैं, कुछ युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ही प्रभावी जनन युक्तियां कहते हैं। अब कौन सी युक्तियां हैं वो इस्तेमाल करते हैं वो देखो। नंबर 1 सबसे पहले क्या है? सबसे पहले यही है कि वो अत्यधिक संख्या में संतान उत्पत्ति करते हैं ताकि कुछ संतानें उनके मर भी जाएं तो फिर उनकी जो जाति का अस्तित्व है वो फिर भी बना रहे। ठीक है। आगे थे जो इनके जो अंडे हैं, अंडे वो अब चारों ओर कठोर रक्षात्मक आवरण के द्वारा घिरे हुए होते हैं। थर्ड देखो इनके अंदर जो परिवर्तन है, इन परजीवियों के अंदर जो इनकी संतानों में जो परिवर्तन है वो परपोषी के शरीर से ही स्टार्ट होता है। जैसे ये उत्सर्जित होते हुए बाहर आते हैं तो ये संक्रमण अवस्था तक पहुंच जाते हैं और नई परपोषियों में संक्रमण कर देते हैं। नेक्स्ट है इनकी कई परजीवी ऐसे होते हैं जो गतिशील लार्वा उत्पन्न करते हैं। ये स्वयं अब गति करके अपने परपोषी को ढूंढ लेते हैं। उसके बाद इनके संतानों के अंदर इनकी जो संतानें होते हैं, इन संतानों में भ्रूण अवस्था के अंदर ये जनन करने लग जाती है। जैसे फैसियोला हिपेटिका है, इसके द्वारा एक स्पोरोसिस्ट से 5 से 8 रेडियो लार्वा निकलते हैं। सेकंड रेडियो का निर्माण होता है, सेकंड रेडियो से सार्केरिया का निर्माण होता है। अतः एक अंडे के द्वारा 500 से 800 सार्केरिया लार्वा इससे उत्पन्न हो जाते हैं। और इस प्रकार का जनन यानी कि परजीवियों के संतानों में भ्रूण अवस्था में पाए जाने वाला जनन होता है, उस प्रकार के जनन को बहुभ्रूणता के नाम से जाना जाता है। देखिए अब ये परजीवियों के अंदर यानी ये जो जनन है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन अवस्था है, ये एकांतर क्रम में आती है, इसलिए इसे सेमी एकांतरण के नाम से जाना जाता है। लास्ट का अपना प्रभाव युक्ति आवर्तिता। आवर्तिता क्या होती है? देखिए जो परजीवी होते हैं वो अपने एक परपोषी से बाहर निकल करके दूसरे परपोषी में जो जाते हैं उसे ही आवर्तिता कहा जाता है। जैसे वाउचेरिया है, वाउचेरिया क्या करता है? रात्रि के समय में जो मनुष्य का परजीवी होता है, अब रात्रि के समय में ये परिधीय जो रक्त वाहिनी होती है उसके अंदर आ जाता है और रात्रि में ही जो मनुष्य जो मच्छर है वो रक्त चूसता है, जिससे जैसे ही मच्छर रक्त चूसेगा तो वाउचेरिया के जो लार्वा है ये बाहर आ जाते हैं तथा दूसरे परपोषियों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से इनके अंदर ये अपने संतानों को बचाने के लिए, अपने जाति के अस्तित्व को बचाने के लिए प्रभावी जनन युक्तियां इनके अंदर पाई जाती है। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।